जन जो बात गुरदीप सप्पल कह रहे हैं, देखिए एक आगे कुआं पीछे खाई वाला काम तो है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को रोकेंगे, ब्याज दरें बढ़ाएंगे, मंदी की आहट और ज्यादा मजबूत होती है। गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कोई रोड मैप है पर इसमें अब भाई की महंगाई कम करनी है तो मंदी को थोड़ा झेल लो। रोज रोज नीति नहीं बदल सकती है ना, हमारा रोड मैप होना चाहिए। दिखता है वो रोड मैप को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक वैश्विक चुनौती और उससे निपटने में निश्चित तौर पर जो वित्त मंत्रालय और आरबीआई की भूमिका हो सकती है एक बेहतर समन्वय के साथ, अब तक वो दिख नहीं रहा है। और कुछ जो बड़े मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो जरूर आपको चुपचाप बैठने की सलाह तो नहीं दे सकते हैं। एक तरफ फिस्कल डेफिसिट जो 2023 तक 7% से ज्यादा भी जा सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट 2.7% है और 2% के ऊपर अनसस्टेनेबल उसको माना जाता है। अब इसके बाद एफआरबीएम एक्ट क्या कहता है? एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से जो टारगेट है कि जीडीपी के 60% के अंदर जो टोटल पब्लिक बोरोइंग है उसके अंदर वो होना चाहिए, जबकि यूनियन और स्टेट्स का अगर लायबिलिटी हम देखते हैं तो लगभग 68%। करेंसी को लेकर के हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल दौर से हम हैं, जहां 77.76 लाख 78 मोटा मोटा पकड़ लीजिए। हाँ, अब हम उससे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? हम निपटने के लिए इन्फ्लेशन से निपटने के लिए हम कर रहे हैं नहीं, हम एक्साइज ड्यूटी घटा भी दें। अगर रुपया कमजोर ऐसे होता रहा और तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गए, फिर एक और आफत खड़ी हो जाएगी 15-20 दिन बाद। बिल्कुल, मैं वही कहना अंडर रिकवरी हो ही रही है 25 से 30 रुपए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कह रही हैं जी डीजल में हमें 25 से 30 रुपए का नुकसान, 10 रुपए का नुकसान पेट्रोल पर हो रहा है। पता लगा कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई, वो भी फौरी राहत साबित हुई। इसीलिए आगे कुआं पीछे खाई वाली जो स्थिति है वो आपका बिल्कुल सही कहना है कि आप रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए आपने डॉलर्स बेचने शुरू। अब 642 बिलियन का आपका ये फॉरेन रिजर्व है जो घट करके 593 हुआ है। हाँ, 600 से नीचे आ गया। हाँ, पर्याप्त है। लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ता है, इसका मतलब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फासला बढ़ रहा है। तो वैसी स्थिति में करेंसी डिवैल्यूड अगर होता है तो आपको इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर को और बढ़ाना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में अगर आप दूसरी तरफ आरबीआई का एक प्लान है, अब पता नहीं ऑफिशियली मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैंने कहीं देखा है कि वो 150 बेसिक पॉइंट तक वो लोग बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो पता नहीं इससे क्या होगा। मतलब नहीं, देखिए इसमें टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट एंड आरबीआई, अगर 200 बेसिस पॉइंट कम किया था जब हमारी ब्याज दरें कम हुई, तब तो हमने बल्ले बल्ले की। तो अगर मुसीबत आएगी तो वो तो बढ़ानी पड़ेगी ना, दुनिया बढ़ा रही है। मुझे ऐसा लगता है ये संतुलन तो आपको साधना पड़ेगा। अब इसीलिए जो यहाँ पर आरबीआई की भूमिका हो सकती है, एक भरोसेमंद रोड मैप के सामने देश के सामने आना हो। नहीं, पर उसमें देखिए दरअसल असल दिक्कत क्या है, कांग्रेस के टाइम पर भी दहाई का आंकड़ा अगर महंगाई दर पार कर गई थी तो आपकी अगर कमाई बढ़ती रहे तो महंगाई बढ़ जाए, आम आदमी को परेशानी नहीं होती। यहां कमाई नहीं बढ़ रही है। अब सरकार की सोच अपनी जगह ठीक है कि महंगाई कम करनी है तो हम ब्याज दरें बढ़ाएंगे, थोड़ी मंदी भी सह लेंगे, पर आम आदमी क्या करे? राजीव रंजन, देखिए, मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर आप रेपो रेट बढ़ाएंगे, ईएमआई पहले से ही महंगे हो गए, आमदनी घट गई है। जो बातें आप कह रहे हैं मैं उसको दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन मैं पूरी तरह से आपके विश्लेषण से सहमत कि एक व्यक्ति के तौर पर अगर हम देखते हैं तो उसकी कठिनाइयों का आकलन करना भी देश को होगा। और कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी सरकार को राज्य सरकारों की सहायता से इस रणनीति पर काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ये रणनीति बनानी होगी।